नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। और इस वक्त बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई है। जानकारी के अनुसार ट्रेन के 3 बोगियां पलट गई हैं। घटना DDU पटना रेलखंड के रघुनाथपुर स्टेशन पर हुई है। घटनास्थल की ओर अब जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। बक्सर जंक्शन से ये ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई थी। तभी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन बेपटरी हो गई है, जिनकी 3 बोगियां उतर गई है, जिसके बाद अन्य ट्रेनों को भी फिलहाल रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन बक्सर से आरा और उसके बाद पटना में रुकती है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन रेलवे के अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां बक्सर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। बिहार के बक्सर के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेन की 3 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। इसकी 3 बोगियां बेपटरी हो चुकी है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन बेपटरी हुई है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे के अधिकारी खबर है कि जानकारी के मिलते ही घटनास्थल के रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। और तस्वीरें अब IBC 24 पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई है। ट्रेन की बोगियां जो हैं वो बेपटरी हो गई हैं, लेकिन फिलहाल आगे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यात्रियों को लेकर क्या कुछ खबर है, इसका अपडेट अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के बक्सर में, जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर हादसे के जो दर्द थे वो कम नहीं हुए थे कि एक बार फिर एक दुर्घटना बिहार में फिर हुई है। रेल हादसे में फिलहाल कोई जनहानि की खबर तो नहीं आई है, लेकिन खबर ये है कि बक्सर में ट्रेन की बोगियां बेपटरी हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन बेपटरी हुई है। रेलवे के अधिकारी फिलहाल घटनास्थल के रवाना हो चुके हैं और फिलहाल पूरी घटनास्थल पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और आपको आगे भी इस खबर पर अपडेट लेंगे। लेकिन भोपाल से एक और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के 2 जिलों के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में की है। खरगोन और रतलाम के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। 2 जिलों के SP भी इससे पहले हटाए गए थे। जबलपुर और भिंड के SP को हटा दिया गया है। कलेक्टर शिवराज वर्मा और नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को हटाया गया है। कलेक्टरों को हटाकर अब इन्हें मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया है। SP तुषार कांत विद्यार्थी को PHQ भोपाल लाइन अटैच किया गया है, तो SP मनीष खत्री को भी PHQ भोपाल में लाइन अटैच किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कलेक्टर, SP और ASP के बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। उन्हें लाइन अटैच किया गया है। और भोपाल से संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट देने के लिए। विवेक, ताबड़तोड़ कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, अब इन कलेक्टरों को हटाया गया, SP पर भी कार्रवाई की गई, क्या अपडेट है? देखिए, 2 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के SP आज हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर ये कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है और इन SP और कलेक्टर के खिलाफ लगातार चुनाव आयोग में शिकायत मिल रही थी। उन शिकायतों को आधार बनाकर इन कलेक्टर और SP को हटाया गया है, जिसमें खरगोन कलेक्टर को हटाया गया है, रतलाम कलेक्टर को हटाया गया है। खरगोन कलेक्टर शिवराज वर्मा और रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को हटा दिया गया है। ऐसे ही SP जबलपुर को हटाया गया है। साथ ही जो है उनके साथ ही जो है एक और SP हटा दिए गए हैं। तो ये कार्रवाई जो है चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई है और अभी जो है फिलहाल चुनाव आयोग के पास इन जिलों के कलेक्टर और SP के लिए पैनल भेजा जाएगा और पैनल में नाम जो होंगे उन पर किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। जी विवेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस बीच रायपुर से भी एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब नई नियुक्तियां की गई हैं। संजीव झा को संयुक्त सचिव मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। तारण प्रकाश सिन्हा को संयुक्त सचिव मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा मनोज सोनी को विशेष सचिव मंत्रालय में पदस्थापना मिली है। सामान्य प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 2 कलेक्टर, 3 एसपी और 2 एएसपीओ को हटा दिया गया था और अब इन 2 कलेक्टर्स के साथ ही मनोज सोनी की भी नई पदस्थापना की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या अपडेट है? सौरभ, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, नई पदस्थापना इन कलेक्टरों को मिली है और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए कि आज शाम ये खबर आई कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में जो आचार संहिता लगा है और उसमें 3 एसपी और 2 कलेक्टर को हटा दिए गए। उसके बाद जो है राज्य शासन को कहा गया था कि इन जगहों पर भर्ती के लिए जो है पैनल भेजें और राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कुछ देर पहले ही ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें तारण प्रकाश सिन्हा और जो संजीव झा हैं उनको अटैच किया गया है मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में। वहीं एक मनोज सोनी है, उन्हें जो है विशेष सचिव बनाया गया है मंत्रालय में ही। तो कुल मिलाकर आचार संहिता लागू हो गया है और जिस तरीके से कार्रवाइयां जो होनी है वो लगातार जारी है और निश्चित रूप से जो निर्वाचन आयोग ने ये कार्रवाई की है तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी सख्ती से जो आचार संहिता का पालन किया जाना है, कराया जाना है। और ये नई नियुक्ति भी हो गई है और अभी जो पुलिस से जुड़े हैं, विभाग से जुड़े 3 एसपी जो हटाए गए हैं उनकी भी नियुक्ति होनी बाकी है। तो हो सकता है कि आज या कल तक जो है नई नियुक्ति हो जाए। तो यही है कि तारण प्रकाश सिन्हा जो कलेक्टर थे रायगढ़, उनको संयुक्त सचिव बनाया गया है। संजीव झा को जो कलेक्टर थे बिलासपुर, उनको संयुक्त सचिव मंत्रालय दिया गया। इसी तरीके से मनोज सोनी जो है विभिन्न विभागों में, खासकर नान में विशेष सचिव थे, उनको विशेष सचिव मंत्रालय में अटैच किया गया है। जी सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे अपडेट लेंगे जो कुछ कार्रवाई आगे होती है अगर छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के मद्देनजर, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल मंडला आएंगी। प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे मंडला पहुंचेंगी और आदिवासियों के धार्मिक देवस्थान चौगान की मड़िया में पूजा करेंगी। उसके बाद रामनगर के किले में ध्वजारोहण करेंगी, जिसके बाद नर्मदा के पूजन और उसके बाद एक विशाल जनसभा को वे संबोधित करेंगी। सभा स्थल पर तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दिया गया है। प्रियंका के साथ ही देश प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय कपूर प्रियंका के दौरे और सभा को ऐतिहासिक बता रहे हैं। प्रियंका जी का ये जो कल का दौरा है मंडला का, ये विशेष महत्व रखता है। गौड़वाना के बहुत प्राचीनतम मंदिर जो मैं अभी कल देख के आया, उसमें मड़िया मंदिर पे उनका उस तरफ से निकल के आना और ये पुराण पूर्वजों का जो महल है, राजा का महल, उस पर ध्वजारोहण करना, ये अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस एरिया में भी एक परिवर्तन का माहौल आपको दिखेगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत भोपाल उत्तर विधानसभा से कर दी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश से लौटते ही भोपाल में चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में सीएम शिवराज ने उत्तर विधानसभा सीट पर रोड शो और जनसभा की। सीएम ने छोटे बच्चे मिसबाह के पत्र को लेकर उसे मंच पर बुलाया और चूम कर कहा, उसने अपने पिता की बीमारी को लेकर मुझको खत लिखा है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि पूरी मदद इस बच्चे को मिलेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं अभी उत्तराखंड से गंगा जी के दर्शन करके लौटा हूं, उनका आशीर्वाद लिया है और फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मैंने तय कर रखा था कि भोपाल की उत्तर सीट जो सबसे कमजोर मानी जाती है, इसलिए मैं उत्तराखंड से सीधा यहां पहुंचा हूं। मामा से कांग्रेस डरती है, मामा का तो श्राद्ध भी करवा देती है। ये दिन रात शिवराज को गाली देते हैं, मैं मर भी जाऊंगा तो अपनी राख से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से जिंदा हो जाऊंगा। अभी राहुल गांधी आए थे तो कमलनाथ को यंग बताते हुए 72 साल का बता दिया, जबकि कमलनाथ तो 77 साल के हैं। कांग्रेस ने 60 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया। जिन्होंने भारत को घोटालों का देश बनाने का पाप किया था तो कांग्रेस ने ही किया था। ये सारी बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। विजय के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में
महाविजय के संकल्प के साथ आज उत्तर भोपाल से श्री आलोक शर्मा जी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव प्रचार प्रारंभ करके मैंने चुनावी अभियान का श्री गणेश किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूरी है देश के लिए। और भोपाल में चुनाव प्रचार के साथ ही सीएम शिवराज ने विपक्ष को जमकर घेरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की सूची को लेकर कहा कि हमारा तो प्रचार शुरू भी हो गया है, आलोक शर्मा का आधा प्रचार पूरा भी हो गया। पता नहीं कांग्रेसी कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं, आपस में लट्ठम लट्ठ हो रहा है, कहीं लट्ठ ना चल जाए। लेकिन हमारे सभी लोग मैदान में हैं, हर दिन शुभ होता है। पता नहीं कांग्रेसियों को किस बात का डर है जिसके कारण सूची नहीं आ पा रही है। तो वहीं श्राद्ध पक्ष वाले ट्वीट पर कार्रवाई को लेकर सीएम ने कहा कि हम किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारे मन में कार्रवाई करने की कोई इच्छा नहीं है। हमारा बुरा जो सोचेगा उसके लिए भले ही प्रार्थना हम भगवान से करेंगे। हमारा तो प्रचार प्रारंभ हो गया, आलोक जी का आधा प्रचार पूरा हो गया, लेकिन उनकी अभी सूची का ही इंतजार है। पता नहीं कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं, या आपस में लट्ठम लट्ठा चल रही है, या डर ये है कि सूची आते ही क्या होगा अब वो जाने। लेकिन हमारे तो उम्मीदवार मैदान में, कार्रवाई करने की हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। हम तो जो हमारा बुरा सोचेगा उसके भी भले की प्रार्थना भगवान से भी करेंगे। और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां एक्शन में है पुलिस। 27 किलो चांदी के जेवरात जब्त किए हैं पुलिस ने। वाहन चेकिंग के दौरान 14 लाख के गहने जब्त हुए हैं। टवेरा वाहन से रायपुर इन जेवरों को ले जाया जा रहा था। विवेक कुमार सोनी, करण सोनी से पूछताछ चल रही है। फिलहाल बालाघाट के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। आजाद चौक थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, एक बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है और भारी मात्रा में चांदी भी जब्त हुई है, क्या कुछ और खुलासा हुआ है? तो तहसीन से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको तस्वीरें दिखा रहे, जहां भारी मात्रा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चांदी जब्त की है और जेवरात भी जब्त की हैं। टवेरा वाहन से इन जेवरातों को ले जाया जा रहा था। विवेक कुमार सोनी, करण सोनी जो फिलहाल आरोपी बालाघाट के रहने वाले बताए जा रहे, दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो रायपुर पुलिस करेगी। ये पूरी कार्रवाई रायपुर की आजाद थाना पुलिस ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रायपुर में ताबड़तोड़ एक्शन में पुलिस नजर आ रही है, चाहे वो बात मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हो, हीरे जेवरात से जुड़ी हो, चाहे अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ी हो, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही चांदी जब्त की है और फिलहाल 2 आरोपियों को भी पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और एक बार तहसीन फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस ने की है, क्या कुछ और खुलासा हुआ इस मामले में? देखिए, ये जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद जो एक चेकिंग पॉइंट जो लगाए गए हैं, उसमें जो रायपुर पुलिस के जो आजाद चौक थाना इलाका है, वहाँ पे आमापारा जो चौक है, वहाँ पे ये एक चेकिंग पॉइंट लगा था। वहाँ पे एक टवेरा वाहन जो MP 50 जो मध्य प्रदेश पासिंग गाड़ी की, उसको जब रोका गया तो उसमें जो पूछताछ की गई तो उसमें विवेक कुमार सोनी और करण सोनी, ये 2 लोग उसमें मिले ड्राइवर के साथ में। तो उसमें जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 14 लाख रुपए कीमत के करीब 27 किलो चांदी के जेवरात, जो जेवर के रूप की शक्ल में थे चांदी, वो बरामद की गई। उसको जब थाने लाके पूछताछ की गई तो ये दोनों जो कारोबारी इनको कह सकते हैं, ये इन्होंने जो मूल उसके दस्तावेज थे वो प्रेजेंट नहीं कर पाए और जो उसके बिल थे वो जो पुलिस को नहीं दिखा पाए। तो पुलिस ने इसको 110 की कार्रवाई करते हुए उसको जब्त किया है और उनसे पूछताछ अभी की जा रही है। लेकिन ये जिस तरीके से लगातार जो पुलिस इसमें जो करीब 24 से ज्यादा जो चेकिंग पॉइंट शहर में लगाए हैं और आउटर के इलाकों में, उसमें ये निश्चित तौर पे बड़ी कामयाबी किसको कह सकते हैं कि 27 किलो चांदी के जेवर जो है वो पुलिस ने जब्त किए हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी तहसीन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबर पर अपडेट आपसे लेंगे आगे भी। इस बीच भिंड से एक बड़ी खबर मिल रही है। मानसिक रोगी ने अस्पताल के OPD के बाहर दम तोड़ दिया। इलाज के अभाव में इस मानसिक रोगी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 दिन से अस्पताल के OPD के बाहर ये मरीज तड़प रहा था। पुलिस का इंतजार कर रहा था लेकिन डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया।
प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद निर्देश दे दिए गए हैं। गोवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां भिंड में 5 दिन से ओपीडी के बाहर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मरीज तड़पता रहा, इलाज की मांग करता रहा, लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई है। और अब जब मौत हो गई तो मौत के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आप सोचिए, जहां पर हेल्थ सिस्टम की बात की जाती है, चाहे वो देश का कोई भी जिला क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, हम हमेशा अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ इस तरीके की है कि जहां इलाज के अभाव में एक मानसिक रोगी ने मध्य प्रदेश में दम तोड़ दिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। रीवा में भगवंत मान ने सिरमौर में आम आदमी के प्रत्याशी सरिता पांडे के लिए लोगों से वोट मांगा। इस दौरान भगवंत मान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश के लोग बता रहे थे कि भ्रष्टाचार से हमारे घर बर्बाद कर दिए गए। प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है कि पैसे के बिना कोई काम ही नहीं होता, फिर भी 18 साल के बाद भी ये कहते हैं एक और मौका दो। साथ ही मान ने ये भी कहा कि किसी और की सरकार अगर बना लें तो खरीद लेते हैं। पिछली बार आपने कांग्रेस को तो वोट दे दिया, लेकिन इन्होंने उसे भी खरीद लिया। अब आप इन पर क्या यकीन कर पाएंगे? पिछली बार आपने कांग्रेस को वोट दिए, खरीद लिए भाई साहब। मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि ये आप भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश को और कितना खाने वाले हैं? शिवराज चौहान जी, मोदी जी से पूछ लीजिए कि ये बात कब बताने वाले हैं। अगले महीने आप जाने वाले हैं। खबर जगदलपुर से है। टिकट के प्रबल दावेदार संतोष बाफना बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी ने उनकी जगह पूर्व महापौर किरण देव को प्रत्याशी बना दिया है, जिसके चलते उनका कहना है कि पार्टी के भीतर ही बहुत से लोगों ने उनकी चरित्र हत्या करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनके हाथ से टिकट निकल गई। हालांकि उन्होंने चुनाव के दौरान जगदलपुर विधानसभा से बाहर काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और हमेशा रहेंगे। जो पार्टी ने आदेश दिया है, अभी तक जो पार्टी ने मुझको सम्मान दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का कृतज्ञ हूँ। कुछ लोगों ने जरूर मेरी चरित्र हत्या बहुत लंबे स्तर पे की, उनको भी बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जहाँ भी पार्टी आदेश करेगी जगदलपुर विधानसभा छोड़ के मैं पार्टी का काम करूँगा। और अगली खबर खुशखबरी स्कूली बच्चों के लिए है। स्कूलों में अवकाश की तारीखें घोषित हो गई हैं। 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी मिलेगी, तो 11 नवंबर से 16 नवंबर तक दिवाली की छुट्टी मिलने वाली है। 25 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश होगा। 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ में ये आदेश जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्कूलों में अवकाश की तारीखों का ऐलान हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब बच्चों को दिवाली, दशहरा और ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए भी तारीखें मिल गई। 23 अक्टूबर से 28 तक दशहरा की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दिवाली की छुट्टी भी बच्चों को इस बार काफ़ी लंबी मिली है। इसके अलावा 11 नवंबर से 16 नवंबर तक उनको दिवाली की छुट्टी मिलने वाली है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी ऐलान हो गया है। शीतकालीन अवकाश की बात करें तो 25 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश, तो 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। तो स्कूलों में अवकाश की तारीख घोषित हो गई है। 25 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन छुट्टी, 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हुआ है। इसके अलावा दशहरा और दिवाली की छुट्टी के भी आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। इधर आचार संहिता लगने के बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस एक्शन मोड पर है।
पुलिस प्रशासन ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर वाहनों की जांच तेज कर दी है, जिन्हें हम अब आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायपुर की है, जहां वाहनों की चेकिंग तेज हो गई है, तो दूसरी तस्वीर कवर्धा की है, जहां घातक हथियार, नशीली वस्तुएं और चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्रियों पर नजर रखी जा रही। तीसरी तस्वीर राजनांदगांव से, जहां पुलिस कार और वाहनों को रोककर जांच कर रही है। चौथी तस्वीर महासमुंद से है, जहां पुलिस गुंडे और बदमाशों के साथ ही दूसरे राज्यों से जुड़ी सीमाओं पर भी नजर बनाए हुए हैं। पांचवी तस्वीर गरियाबंद की, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने 6 उड़न दस्ते की टीम गठित कर दी है। तो छठवीं तस्वीर सूरजपुर से है, जहां एमपी बॉर्डर पर पुलिस, आबकारी और वन विभाग की संयुक्त टीम की तैनाती की गई है। वहीं 7वीं तस्वीर मनेंद्रगढ़ से है, जहां गाड़ियों में लगी काली फिल्म को फिलहाल हटाया जा रहा है। और 10वीं तस्वीर आप देख रहे हैं पेंड्रा से, जहां मध्य प्रदेश के वेंकटनगर और छत्तीसगढ़ के खैरझटी बॉर्डर में अब जांच तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते जो आचार संहिता लगाई गई है, उसके बाद से अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। उसी क्रम में अगर बात करें तो शहर के कई इलाकों में आचार संहिता लगते ही एक चेकिंग अभियान जो है वो शुरू हुआ है। क्या उद्देश्य है इसका? मॉडल कोड कल से लागू हो गया है और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि चुनाव निर्विघ्न शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। ये चेकिंग शाम की हम लोगों ने प्रारंभ करी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई अवैध परिवहन किसी चीज़ का हो रहा हो, शराब का, ड्रग्स का, कैश का या फिर कोई भी इस प्रकार का पदार्थ जिससे लोगों को प्रलोभन किया जा सके, मतदान प्रभावित किया जा सके या जिससे क्राइम की गुंजाइश हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए चेकिंग की जा रही ताकि एक जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके लिए डिटेंस रहे और एक सुरक्षा का भाव शहरवासियों में उत्पन्न रहे। एसएसटी और एफएसटी एक टीम में निगरानी दल तैयार होते हैं, वो कब तक लगेंगे और शहर में कितने अभी तक तय किए गए, कितने लगेंगे? फ्लाइंग स्क्वाड्स की तैनाती की जाती है मॉडल कोड लगने के साथ ही, तो जिसमें हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स वो इनिशिएट कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स होती हैं जो एक पॉइंट पर फिक्स रह करके चेकिंग करती हैं और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है और पुलिस के भी लोग होते हैं, वीडियोग्राफर भी होता है। तो वो टीम्स जो है 21 तारीख से नोटिफिकेशन के दिन से सक्रिय होंगी। ये थे रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि एक प्रैक्टिस जो है, एक आचार संहिता लगने के बाद एक चेकिंग अभियान शुरू किया है, जो कि डेली शाम को, दोपहर में या कभी भी यहाँ पे करवाया जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम अलर्ट हो गई है। जो बॉर्डर हैं, बॉर्डरों में विशेष रूप से निगरानी की जा रही है, जांच चल रही है और छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है वह 7 समीपवर्ती पड़ोसी राज्यों से लगती है। उन पड़ोसी राज्यों में एक जो है राज्य मध्य प्रदेश भी है, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो घुड्डी टोला बॉर्डर में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये झगड़ा खान की पुलिस टीम थाना प्रभारी के साथ में मौके पर लगी हुई है। हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की ये जांच जो है की जा रही है, जिस तरह से चुनाव सामने है, क्या लगता है आपको? क्या कुछ पिछले दिनों यहाँ पे 40 लाख रुपए कैश मिला था? जी हाँ, अधिकारियों के दिशा निर्देश में ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बॉर्डर का चेक पोस्ट बैरियर है। यहाँ पर 24 घंटे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों की सघन जाँच चेकिंग हो रही है। ऐसी अवैध शराब, संदिग्ध वस्तुएँ, नकदी रकम और आर्म्स एमुनेशन, मतलब अवैध आर्म्स, इसकी चेकिंग कंटिन्यू चल रही है। और इसी बैरियर पर 7 सितंबर को 40 लाख रुपए बरामद हुए थे और ये चुनाव समाप्त होने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चुनाव समाप्त होने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आप देखिए, पिछले दिनों इसी बॉर्डर पे 40 लाख रुपए कैश मिले थे। सतीश गुप्ता, IBC 24, घुट्टी टोला चेक पोस्ट, छत्तीसगढ़ बॉर्डर। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चेक पोस्टों में सघन जांच शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाधा सीमा चेक पोस्ट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारी यहाँ पर तैनात है और जो वाहन आ रही है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर प्रवेश कर रही है, उनकी लगातार जो है सघन जाँच बैरिकेड्स के माध्यम से और कर्मचारियों के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है।
यहाँ पर मेरे साथ चेक पोस्ट के प्रभारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से चेकिंग किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे वाहनों की चेकिंग किया जाता है और किस प्रकार से पूरी चेकिंग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। देखिए यहाँ पे तो सभी गाड़ियों को चेक किए जा रहे हैं, सभी को कर रहे हैं और ज़्यादातर हम लोग छोटी गाड़ियाँ जो कार वगैरह हैं और जिसमें ज़्यादा संभावना ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गोला बारूद या फिर टैंस या किसी प्रकार के मतलब चुनाव से संबंधित सामग्री आए, इन लोगों को हम जांच कर रहे हैं। अच्छा, ये चेकिंग कब से चल रहा है? ये तो कल से चालू हो गई है और आज से फिर कंटिन्यू चल ही रहता है। कौन कौन है चेकिंग की टीम में, कौन कौन सा है? राजस्व विभाग से हैं, जिसमें कार्यपालिक करके बनाया गया है 3 लोगों को, 3 शिफ्ट में रहेगी यहाँ पे और उनके साथ एक एक बल दिया गया है। उसके साथ फिर और अतिरिक्त फोर्स भी यहाँ पे 10-10 लोग आए हुए हैं। अब तक की किसी प्रकार की कोई जांच में कोई चीज़ें सामने आई, पकड़ में आई? नहीं, अभी तक नहीं है। हाल ही में कुछ दिन पहले 1 करोड़ की केस भी पकड़ा गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी, तो हाँ, कोई चेकिंग पूरा 24 आवर है या फिर? हाँ, 24 आवर। देखिए, चेकिंग पोस्ट के प्रभारी हैं कृष्णा दुबे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर 24 आवर यानी कि 24 घंटे यहाँ पर सघन जांच की जा रही है। कुछ दिनों पहले यहाँ यहीं पर जो है 1 करोड़ की केस पकड़ा गया था और तब से लेकर के लगातार राजस्व की टीम और 4 सीटें लगने के बाद और ज़्यादा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कवर्धा से IBC 24 के लिए सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने चौकसी बरतना शुरू कर दी है और अंतर्राज्यीय इस सीमावर्ती इलाके पर वाहनों की चेकिंग पर लगातार जारी है और चेक पोस्ट भी बना दिए गए हैं और गाड़ियों को एक गाड़ियों को बारीकी से जांच की जा रही है। तो दोनों राज्यों में एक अंतर दिखाई दे रहा है, जहां छत्तीसगढ़ में अब तक चेक पोस्ट भी नहीं बनाए गए हैं और कोई तैनाती भी नहीं की गई है, वहीं मध्य प्रदेश की सीमा में अब सुरक्षा के इंतजाम देखे जाने सकते हैं। शरद अग्रवाल, IBC 24, वेंकटनगर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। अधिसूचना जारी होने वाली है, 13 तारीख से नामांकन दाखिल की जाएगी और जो बॉर्डर है बाघ नदी क्षेत्र, हम खड़े हैं बाघ नदी क्षेत्र में, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आने जाने जो वाले वाहनों की चेकिंग लगातार सघनता से की जा रही है। यहाँ पे बता दूं कि पुलिस के अलावा यहाँ पे ITBP की भी टीम यहाँ पे तैनात की गई है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लगातार तलाशी भी ली जा रही है। आलोक शर्मा, IBC 24, बाघ नदी। वहाँ पर एक नवा टोला बैरियर है जहाँ पे लगातार चेकिंग चल रही है। उस पर वन विभाग और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग का संयुक्त पोस्ट लगा हुआ है। वहाँ पर CCTV भी लगी हुई है और जो जंगल के रास्ते हैं जिससे अवैध शराब की जो शिकायतें आती है, वहाँ पर भी पेट्रोलिंग के माध्यम से उस एरिया को कवर किया जाए। बॉर्डर में हमारा एक परमानेंट चेक पोस्ट है जिसमें पुलिस, एक्साइज, RTO, इन सारे डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे रहते हैं और जिस भी प्रकार की चीज़ें वहाँ पे आती हैं और जाती हैं उस पर लगातार निगरानी है। वहाँ पे हमारा CCTV कैमरा भी है। 21 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं चुनाव को मद्देनज़र, जिसमें से 11 जो हैं हमारे अंतर जिला के हैं और 10 अंतर्राज्यीय नाके हैं, जिसमें चुनाव आचार संहिता लगी है तब से लगभग 1 करोड़ रुपए का चांदी और पैसे मिला के पकड़े गए हैं। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जो है हम लोग SST जो टीम गठित किया गया है। आज हम लोग SST टीम G2B आज कुरगांव चेक पोस्ट पर हैं, जिसमें से संदिग्ध स्थिति में आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है पुलिस टीम की उपस्थिति में। इसमें किसी प्रकार की जांच में यदि गलत चीज़ पाया जाता है उनके इस चीज़ के लिए कार्रवाई। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हमारे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। छुरा में हमारा जो तीनों जिलों का बॉर्डर पड़ता है, कोसममुड़ा चौक, वहाँ पे लगाया हुआ है और इधर पंडरी पानी रसीला तरफ में भी हमारे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। देवभोग एरिया में भी बॉर्डर पे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। इंदौर मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अजय भादु और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दिव्यांग वोटर, यूथ, थर्ड जेंडर समेत युवाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई और ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया। मगर क्या ये चीज है जो आपको मतदाता जागृति अभियान में
मुझे सम्मिलित होकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई, हर्ष की प्राप्ति हुई। इंदौर बहुत सारी चीज़ों में देश में नंबर 1 है। इस गौरव को बनाए रखें और इसको आगे बढ़ाएं, मतदान में भी नंबर 1 बनकर, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आके मतदान करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। मध्य प्रदेश की पहली ऐसी बालिका है जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, और इस बार इंदौर जिलाधीश महोदय के विशेष प्रयास से उसका वोटर कार्ड बना है, तो वो पहली बार वोट देगी और उसको डेट तक याद है वोटिंग की कि वोट कब होगा। आगे आप गुरदीप से सुन सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश की पहली वोटर है, बहुदिव्यांग है और कितनी खुश है। रायपुर पुलिस ने व्हाट्सएप में फर्जी डीपी लगाकर देश भर में सक्रिय ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और यूपी ठग गैंग के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने बताया कि डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंस अधिकारी सतीश कुमार सरागवी के कंपनी के डायरेक्टर दिनेश कुमार पटेल की डीपी लंबे समय से कई बार मैसेज में लगी थी और उनसे करीब 55.5 लाख रुपए से ज्यादा ठगों ने खाते में ट्रांसफर कराए थे, जिसके बाद उन्होंने तेलीबाना थाने में शिकायत की, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लिया। तो डीवी प्रोजेक्ट के इनके ऑनर हैं दिनेश पटेल, उनका डीपी को लगाकर कॉल किया गया था इनको, और कॉल करके जो है उसमें अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोला गया, जिसके बाद जो है 2 बार, एक बार 29 लाख और एक बार 25 लाख के लगभग राशि उनके द्वारा जो है उनके मुंशी के द्वारा जो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अभी फिलहाल हमने 4 को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपी मुंबई पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। अभी 6 लोगों के बारे में है, अभी इनसे पूछताछ में और भी इनके जो सदस्य होंगे उनके बारे में जानकारी मिलेगी, फिर आगे कार्रवाई। और रायपुर से जो खबर थी उस पर एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। हटाए गए आईपीएस के पदस्थापना के आदेश, पीएचक्यू में एआईजी के पद पर भेजे गए हैं 5 अधिकारी। विभाग ने देर रात ये आदेश जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद ये सभी को हटाया गया था। 3 एसपी और 2 एएसपी हटाए गए थे। अभिषेक मीणा, शलभ कुमार सिन्हा और उदय किरण को अब नई पदस्थापना मिली है। अभिषेक माहेश्वरी, संजय ध्रुव को भी नई पदस्थापना दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अब आईपीएस के नए पदस्थापना हटा दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए तहसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं शलभ कुमार सिन्हा, अभिषेक मीणा जी और उसके अलावा उदय किरण, ये 3 लोग हैं। और इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा के अभिषेक महेश्वरी और संजय ध्रुव, इनको जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग के एक आदेश आने के बाद जो है इनको पद से मुक्त करके इनको हटाया गया है, उसके बाद एक देर रात एक पदस्थापना आदेश इसमें जारी किया गया है गृह विभाग के द्वारा, जिसमें अधिकारी हैं इनको पीएचक्यू में एआईजी एज ए एआईजी के पद पर पदस्थ किया गया है, जो गृह विभाग ने देर रात आदेश जारी की है। अभी हालांकि इन पे जिस तरीके से दुर्ग, राजनांदगांव और कोरबा, अभी यहाँ के एसपी की नई पदस्थापना नहीं हुई है। और जिस तरीके से अभी जो कह सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 अधिकारियों के पैनल का मांगा है, तो कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर ही मांगा गया है जो पैनल। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 3 से 4 जगहों के जो एसपी हैं और एडिशनल एसपी हैं, वो नई पदस्थापना किसकी होती है, ये आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा अगर बात करें, साथ में ही जिस तरीके से जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी हटाया गया था, जिसमें 2 जिलों के कलेक्टर हैं, जिसमें बिलासपुर और रायगढ़, जिसमें आईएएस तारण प्रकाश सिन्हा और आईएएस संजीव झा, इनको, और आईटीएस मनोज सोनी, इनको भी हटाया गया था। उसके बाद अभी देर रात एक और आदेश जो जीएडी ने जारी किया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने, उसमें इन सभी अगर बात करें, तारण प्रकाश सिन्हा और संजीव झा जी को जो है संयुक्त सचिव मंत्रालय और आईटीएस मनोज सोनी को विशेष सचिव मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो आईएएस और आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा और आईटीएस सेवा के जो अधिकारी हैं, उनको नई पदस्थापना आदेश देर रात यहाँ पे जारी हुए हैं। जी बिल्कुल तहसीन, आईपीएस के पहले अभी फिलहाल हाल में ही आईएएस की भी नई पदस्थापना के भी आदेश जारी हो चुके हैं। तो इस वक्त की आज की बड़ी खबर थी, चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की और कई आईएएस और आईपीएस को लाइन अटैच किया। अब उन्हें नई पदस्थापना भी दे दी गई। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कोरबा से है, जहां युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 28 सितंबर को पिता ने बेटी को मशीन सीखने के लिए कोरबा रवाना किया, लेकिन वो तब से लापता हो गई।
पिता का कहना है कि अपहरणकर्ताओं का फोन आया, 15 लाख की फिरौती भी मांगी और ना दे पाने पर सिर कलम करने की धमकी अब वे दे रहे हैं। पीड़ित पिता गरीबी के कारण पैसे देने में असमर्थ हैं। स्थानीय पुलिस ने भी अब मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद अब पिता ने एसपी के दफ्तर पहुंचकर बेटी को सुरक्षित छुड़वाने की गुहार लगाई। तो वहीं पुलिस फिलहाल आश्वासन ही दे पाई है। परिजनों के पास कुछ फोन कॉल्स है जिसमें उनके द्वारा कुछ बताया गया कि वो हमारे पास है, और इस हिसाब से कुछ संदेशा होने पर इसमें बांगो थाना में आज दिनांक को इसमें आईपीसी की धारा 364 और 365 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और बाकी टेक्निकल इसमें जांच किया जा रहा है उनके। और केशकाल घाटी में एक बार फिर से जाम लग गया। जाम लगने से यात्री परेशान हो रहे। घाट के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। वन वे कर यातायात बहाल करने में पुलिस जुटी हुई है। तो ये आज की बात नहीं है, लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जहां सड़क हादसे के बाद केशकाल घाटी में जाम की स्थिति बन जाती है। और बस्तर को रायपुर से जोड़ने वाली एकमात्र नेशनल हाईवे है जहां पर लगातार जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें होती है। इस वक्त तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से केशकाल घाटी में लंबा जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ वाहन, सैकड़ों वाहन इस वक्त फंसे हुए हैं। वन वे कर यातायात को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हर बार की तरह कल भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था जहां एक ट्रक पलट गया। हादसे के बाद केशकाल घाटी में जाम लग गया था और आज फिर एक बार केशकाल घाटी में लंबे जाम से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन सुखद खबर यह है कि वन वे कर यातायात को बहाल करने में केशकाल पुलिस जुटी हुई है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।